हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था परासरण, ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मैंने आपको समझा दिया था, एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस, जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ पे मूव करते हैं? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी कि विलायक से विलियन की ओर, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की ओर वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देखा था कि ऑस्मोसिस के कई सारे डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल भी देखे थे आपने। फिर मैंने बोला था कि पहले अपन ऑस्मोसिस समझ लेते हैं और उसके बाद अपन समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब, इसको पाई से डिनोट किया जाता है। इसका जो सिंबल होता है, नोटेशन होता है, वो क्या होता है? पाई होता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है बेसिकली? एक्सटर्नल pressure applied to stop osmosis process is called osmotic pressure। हिंदी में वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। अब इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि ये क्या सीन है, किस तरीके से चीजें मूव होती है। ये हमने एक कंटेनर ले रखा है, ठीक है। हमारे पास दो कंटेनर ले लेते हैं अपन अलग अलग। ये दो कंटेनर अपन ने ले लिए। इनको इस तरह से कनेक्शन दे दिया। बीच में हमने यहाँ पर एक एसपीएम मेम्ब्रेन को अप्लाई कर लिया। एसपीएम मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसकी क्या विशेषता होती है बच्चों? कल बताया था मैंने आपको, याद करो, कि केवल पार्टिकुलर पार्टिकल्स को ही अलाउ करती है फिल्ट्रेशन में। जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल को आने देगी, जाने देगी एक साइड से दूसरे साइड, बट सॉलिड पार्टिकल को रोक लेगी, ठीक है। अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको अपन बोलते हैं। तो ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है। कोई दो पात्र हैं, एक पात्र में हमने भर दिया विलियन और एक पात्र में अपन ने भर दिया विलाय। तो इसमें भर दिया मैंने विलाय, ठीक है, और इसमें मैंने भर दिया विलियन। यानी कि ये तो हो गया आपका सॉल्वेंट और ये हो गया बेटा सॉल्यूशन। अब जब यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा स्टार्ट, ठीक है, जब भी परासरण की क्रिया शुरू होगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल आपको पता किधर आएंगे? इस साइड आएंगे। तो अपन यहाँ पर इसको पता करने के लिए यहाँ पर अपन एक पिस्टन लगा देते हैं, जो कि वेटलेस फ्रिक्शनलेस एक पिस्टन लगा हुआ है। एक पिस्टन इधर भी अपन ने लगा दिया, जो कि वेटलेस फ्रिक्शनलेस है। इस पिस्टन को नाम दे दिया आपने P2, इस पिस्टन को नाम दे दिया आपने P1। अब होगा क्या कि सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आएंगे, तो जाहिर सी बात है इधर वॉल्यूम बढ़ेगा सॉल्यूशन का। तो ये जो पिस्टन P2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर की ओर मूव होगा। मान लीजिए ये जो पिस्टन है उठ करके यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये वाला जो पिस्टन है ये डाउनवर्ड जाएगा, यानी नीचे की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर जो है यहाँ तक सॉल्यूशन भरा हुआ था, सॉरी सॉल्वेंट भरा हुआ था, वो कम हुआ तो हमारा पिस्टन यहाँ पर आ गया। यानी कि इस तरीके से थे पहले दोनों। अब क्या हुआ, इधर से सॉल्वेंट इधर ट्रांसफर हो गया ऑस्मोसिस के कारण, तो ये पिस्टन तो डाउन हो जाएगा और ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये ऑस्मोसिस की वजह से हुआ। अब अपन बाहर से पिस्टन P2 पर, इसके ऊपर
एक बल लगाएंगे, एक दाब लगाएंगे इतना कि ये वापस मूल अवस्था में आ जाए। जैसे ही ये वाला पिस्टन वापस दबेगा तो ये जो इधर से सॉल्वेंट पार्टिकल है, दबाव लगने के कारण, ये तो प्राकृतिक रूप से ट्रांसफर हो जाए, मगर यहाँ पर दबाव लगने के कारण वापस विलायक के कण इधर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दबाव लगने के कारण, फोर्स लगने के कारण यहाँ पर सॉलिड जो है वो तो रुक जाएगा एसपीएम की वजह से, बट सॉल्वेंट पार्टिकल उधर चले जाएंगे तो कंप्रेस होगा ये, और ये वापस इतना अपन रोकेंगे इसको ला करके कि बराबर हो जाए, और जब वापस इतना दबाव लगाया कि पिस्टन जितना ऊपर उठा था उतना ही वापस क्या जाए, बराबर। इस चीज को यहां से यहां तक लाने के लिए जो आपने फोर्स लगाया है, यानी आपने फोर्स जैसे लगाया तो पहले ऑस्मोसिस के कारण क्या हो रहा था, सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां पे आ रहे थे, यानी सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की ओर आ रहे थे। अब वापस कहां जा रहे हैं, सॉल्यूशन से कहां जा रहे हैं, बताओ, इधर क्या है, सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन से किधर जा रहे हैं, सॉल्वेंट की ओर। यानी कि एक तरह से क्या हुआ, ऑस्मोसिस को रोक दिया आपने, वापस उधर भेज दिया। तो द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए बाहर से लगाया गया जो दाब है, ये पिस्टन को मूल अवस्था में लाने के लिए वापस जो आपने दाब लगाया, इसी दाब को अपन बोलते हैं परासरण दाब, और इसे लिखा जाता है पाई से। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, हमारे पास दो पात्र हैं, दोनों के बीच में एसपीएम लगी हुई है, एक तरफ विलायक है, एक तरफ विलयन है। यहाँ पर पिस्टन P1 है, नीचे की ओर जाएगा पहले, पिस्टन P2 जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर हो जाएगा। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर बाहर से अपन दबाव लगाएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना कि वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाए। जब ये मूल अवस्था में आ जाएगा तो यहाँ पर इधर ट्रांसफर हो गया, सॉल्वेंट जो इधर गया था पहले वो, और अब दोनों साइड इक्विलिब्रियम आ चुका है, साम्य अवस्था, यानी दोनों तल बराबर हो चुके हैं, दोनों सरफेस लेवल जो है बराबर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने लगाया तो उसे ही अपन कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्या हुआ कि जो ऑस्मोसिस आपका इस डायरेक्शन में चल रहा था वो अब रुक गया है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम आने के बाद ऑस्मोसिस रुक जाता है ना, अब यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है, अब इसके जो नोट्स हैं उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप वहां पे एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया वो डिटेल में लिखा हुआ है, और आपको जो मैंने बोला है वही आप नोट्स में भी लिख सकते हो। अब कुछ टर्म्स हैं वो अपन यहाँ पर समझते हैं। समपरासरी, समपरासरी विलयन, इसे बोलते हैं अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी विलयन क्या होते हैं, those solutions which have same those, यहाँ पे आप एक चीज लिख लेना, टू सॉल्यूशन, ऐसे दो विलयन या दो से ज्यादा विलयन, दो सॉल्यूशन ठीक रहेगा, दो सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, उसे अपन क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। ठीक है, क्लियर। तो समपरासरी विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान हो उन्हें अपन समपरासरी विलयन कहते हैं। एक और चीज है हमारे पास नेक्स्ट, इसी तरह से हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं अति परासरी विलयन।
ठीक है। तो अब देखो, आपको पता है जब दो चीजों में अपन तुलना करते हैं, ठीक है, मान लो कि हमारे पास सॉल्यूशन है ए, सॉल्यूशन है बी। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर है बराबर, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, तो इसे बोलेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। एक का कम और एक का ज्यादा। अब जिसका ज्यादा है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और जिसका कम है वो इसके कंपैरिजन में इसका कम है। तो जाहिर सी बात है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, हाइपर के लिए क्या ज्यादा, उसे अपन बोलते हैं हाइपरटोनिक। और जिसका कम होता है दूसरे के रेस्पेक्ट में, अगर किसी का कम है तो उसे बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो हाइपर मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा हो तो, और हाइपो का मतलब कंपैरेटिवली कम हो तो। हिंदी में अति पराशरी, जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में अधिक हो उसे बोलेंगे अति पराशरी। जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में कम हो उसे अपन बोलेंगे अल्प पराशरी। जो तीसरा है हमारे पास वो होता है इंग्लिश में तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प पराशरी विलयन। ठीक है। तो हाइपरटोनिक की क्या कहेंगे अपन, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, दोज सॉल्यूशंस which have comparatively, those solution which have comparatively more value of osmotic pressure than other solution। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब का मान दूसरे की तुलना में अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नॉन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या लिखेंगे, सेम वही बात, दोज सॉल्यूशन विच हैव, केवल आपको एक चेंज करना है, कंपैरेटिवली मोर की जगह आपको करना है लेस वैल्यू of osmotic pressure than other solution known as a hypotonic solution। बस इतना सा लिखना है आपको, यानी जिनकी वैल्यू कम होती है दूसरे की तुलना में उन्हें हाइपो, और जिनकी ज्यादा होती है उन्हें हाइपर। ठीक है। हिंदी में अल्प मतलब कम और अति मतलब अधिक। ठीक है। अब जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये कोई पात्र है, इसके अंदर सॉल्यूशन ए है। ठीक है। ये कोई पात्र है, इसके अंदर सॉल्यूशन बी है। इसका परासरण दाब है पाई 1, इसका परासरण दाब है पाई 2। अब अगर मान लो एक आपको दे रखा है कि पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 है, तो ये क्या होंगे, दोनों आइसोटोनिक। बी वाली कंडीशन में क्या है, अगर मान लो आपको दिया हुआ है इफ पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। अब ध्यान देना, पाई 1 ग्रेटर देन यानी सॉल्यूशन ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, उस कंडीशन में आपका जो पाई 1 है, उस कंडीशन में पाई 1 किसका, सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन ए क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। ठीक है, समझ में आ गई बात। सी, इफ सी वाली कंडीशन को आप यहां भी समझ सकते हो। अब देखो पाई 1 ज्यादा है तो पाई 2 ऑटोमेटिक क्या है, कम है,
तो पाई 2 किसका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर है सॉल्यूशन बी का। तो सॉल्यूशन बी जो है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, यानी ये तो हो जाएगा अल्प परासरी, ये हो जाएगा अति परासरी। तो जब भी अपन हाइपर या हाइपो देखेंगे तो एक दूसरे से कंपैरेटिवली बात करेंगे। हो सकता है ये जो पाई 1 है ज्यादा होने के कारण सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक है, मगर एक और सॉल्यूशन अपन ले लें जिसका इस पाई 1 से भी ज्यादा वैल्यू हो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फिर उस केस में उसकी तुलना में ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक वैसा कॉन्सेप्ट है जैसे एक आदमी अमीर है दूसरा गरीब है, मगर एक अपन ने बहुत बड़ा अमीर आदमी और सिलेक्ट कर लिया हमारी लाइन में, तो उसके कंपैरिजन में हमारा जो पहले वाला अमीर था अब वो क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। तो तुलना जब की जाती है तो जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वैल्यूज के हिसाब से नेम भी उनके चेंज होते जाते हैं। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोटोनिक किसको बोलेंगे, अति पराश्रयी किसको बोलेंगे, अल्प पराश्रयी किसको बोलेंगे। ठीक है, अब अपन एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल फॉर्मूला डेराइव करते हैं। ठीक है, वैन ड्राम्स इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ठीक है, परासरण दाब के लिए वन ड्रम समीकरण। ठीक है, देखो पाई भी बराबर एन, आप जानते हो एक छोटी क्लास से एक फॉर्मूला जानते हो 11th क्लास से, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। कहां पढ़ा था ये, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था, द्रव्य की अवस्थाएं, आदर्श गैस समीकरण होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, यहां से अपन बात शुरू करते हैं। ये P किसको इंडिकेट करता है, प्रेशर को, V किसको, वॉल्यूम को, N मोल ऑफ सॉल्यूट, R गैस कांस्टेंट होता है, T टेंपरेचर होता है। आज अपन किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल प्रेशर की बात नहीं करके ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे P को रिप्लेस कर देंगे किससे, पाई से। हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, पाई V बराबर NRT। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन एक एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि जब जब अपन बात करेंगे सॉल्यूट की तो वहां पर 2 लिखेंगे, जब जब अपन बात करेंगे सॉल्वेंट की तो अपन बात करेंगे 1 की टर्म में। कैसे, अगर मान लो मैं सॉल्यूट के लिए लिख रहा हूं, ठीक है, ये एजम्पशन अपन ने फिक्स कर लिया, तो सॉल्यूट का मोल जब मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, N2 2 लगा देंगे, ये अपनी तरफ से अपन ने फिक्स कर लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। सॉल्वेंट की अगर अपन बात करेंगे तो सॉल्वेंट में मोल N ही रहेगा सिंबल, बट उसका जो है नोटेशन क्या हो जाएगा, 1। वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट W2 हो जाएगा, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट W1 हो जाएगा, मोलर मास इसका M2 हो जाएगा, इसका M1 हो जाएगा। ये एजम्पशन अपन मान के चल रहे हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहां पर मोल ऑफ सॉल्यूट है तो मैं N2 लिख दूंगा। अब देखो पाई बराबर अपन लिख सकते हैं इसको N2/V, RT, V है वॉल्यूम, ऊपर है मोल, मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है कंसंट्रेशन सांद्रता। तो आप इसे यूं लिख सकते हो पाई बराबर CRT। आपके पास एक तो इक्वेशन 1 आ गई, अगर आपको सांद्रता दे रखी है तो R और T का वैल्यू रख के आप ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो। दूसरा आगे अपन इसे डेराइव करेंगे। ठीक है, तो देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट W2, वेट इन ग्राम को अपन क्या लिखेंगे, W2 अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2। तो अपन ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा, इसके अंदर पुट करेंगे अपन पाई
V बराबर N2 की जगह मैं लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन में ध्यान रखना, मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ। पाई V बराबर N2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, W2 अपॉन M2 इंटू R इंटू T। ठीक है, अब यहां पर मैं इसे ये लिख देता हूं, M2 बराबर हो जाएगा W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई V। ये आपके पास मोलर मास का फॉर्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से मोलर मास फाइंड आउट करने का। जहां पर कौन क्या है, देखो हमारे पास बात करें तो M2 मोलर मास, और वो किसका बेटा, सॉल्यूट का है, ध्यान रखना, विलेय का अणुभार। ठीक है, उसके अलावा W2 क्या है, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ये भी ध्यान रखना। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और एक किसमें होता है, लीटर में, विलियन का आयतन। तो M2 हो गया, W2 हो गया, ये हो गया, पाई क्या है, आप जानते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और अब यहाँ पे शायद आपको बोर्ड कवर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई भी हो गया, V भी हो गया, M2 हो गया। अब R क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, गैस नियतांक इसको बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यूज आपके लिए अलग अलग है। कैसे, R की वैल्यू देखो, आपको क्या क्या लिख सकते हो आप, R की वैल्यू 0.0821, ये अगर वैल्यू आपने लिए तो ये है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन में। अगर आपने R की वैल्यू ली है 0.083, तो ये हो गया लीटर एटीएम, सॉरी लीटर बार पर मोल केल्विन। अब अपन कब कौन सी वैल्यू लेंगे, इसके लिए अपन को क्या है, जो पाई की यूनिट दे रखे होंगे ना ऑस्मोटिक प्रेशर की, वैसे वैसे अपन इसको भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू आपने लिए 8.314 इंटू 10 पावर 3, तो ये पास्कल पर मोल केल्विन में है। ठीक है, अगर अपन को एक और वैल्यू लेनी पड़े 8.314, ये है जूल पर मोल केल्विन में। जैसा बेस वैसा बेस अपन बात कर लेंगे यहाँ पर, मतलब जैसे भी पाई की यूनिट अपन को रिक्वायर्ड होगी उसी हिसाब से वैल्यू अपन पुट कर लेंगे। वैसे तो न्यूमेरिकल में दे दिया जाता है कि आप R की वैल्यू ये मानकर चलिए, 4 वैल्यूज होती हैं आपके पास, चारों में से कोई सी भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो R की। ठीक है, न्यूमेरिकल की डिमांड के हिसाब से। समझ में आ गई बात? आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई। W2 R T क्या है आपका, टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये हमारे पास वनड्रन इक्वेशन है जिसका फॉर्मूला है M2 का, और इसके न्यूमेरिकल्स आ गए हैं। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑस्मोसिस को समझना है। अगर आपको कोई डाउट है तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर एक बाहर से लगाया हुआ प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोकने का काम करता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद वनड्रन इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन है, आपको अच्छे से समझना है। फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला याद करने के बाद अपन कल इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल वही करता है जो फॉर्मूले समझता है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके।